So hello friends, how are you? I hope you all are safe, and today we are going to study straight line, and I think it is the most easy chapter in the whole 11th syllabus, and this video is helpful for those students who are in class 11th, 12th or thinking to taking a drop for IIT JEE BITSAT and other engineering entrance examination. अगर आप ये चैप्टर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो यार आपसे बड़ा लॉस में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इजी चैप्टर पूरे सिलेबस में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही डायरेक्ट और फॉर्मूला बेस आने वाले हैं। अगर आप दूसरे चैप्टर देख ले, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल हो गया, या फिर अलजेब्रा का कोई भी चैप्टर आप उठा के देखिए, या फिर कैलकुलस देखिए। कैलकुलस ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कैलकुलस में अच्छा करने के लिए। और अगर आप कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल ये सब देखते तो ये बस बेसिक्स आपको आना चाहिए, और कुछ बेसिक्स फार्मूलाज पता होने से ही आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को छोड़ने के बारे में मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, और इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जेई में पक्का आना ही है, तो इसीलिए ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा से कीजिएगा। और ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा उसे हम कह सकते हैं कि बहुत लड्डू क्वेश्चन आता है। इतना इजी होता है कि वो आप विद इन सेकेंड आपको थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड रहने से आप 2 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन को जेई या बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन के कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है कि हमको कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जानना है, तो कैसे जानेंगे? अगर हमको उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सीधा लगा देना। अगर मान लें हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे p x1 y1, या जैसे 3 4 हो सकता है, या 5 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला सिंपल लगा के हमें ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब आइए इस डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट में मान लीजिए कि हमें 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, और हमें बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अगर हम ए बी और बी सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर ले और बता दे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर हम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और इसके लिए हमें ए बी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली बी सी और ए सी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बी वाला पॉइंट था वो समथिंग या तो ऊपर रहता या तो नीचे होता। अगर ये ऊपर या नीचे होता तो हमें क्या मिलता? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलता है। और हमें पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और मान लेते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। लेट ए बी सी डी बी दी 4 पॉइंट्स। तो इसके अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे कि अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो क्या होना चाहिए? साइड इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी होना चाहिए। रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए? चारों साइड इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा डायगोनल होता है वो रोम्बस में इक्वल नहीं होता है, और ए सी इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी। सिमिलरली अगर पैरेललोग्राम चाहिए तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, एंड डायगोनल इक्वल नहीं होता और परपेंडिकुलर भी नहीं होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है, बट परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक्स बातें थी, आप सभी को पता होगी, बचपन से सब कोई पढ़ते आ रहे हैं ये। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में सबसे पहला आता है हमारे पास 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है? हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और मान लेते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी को पॉइंट पी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट x होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली y का भी ऐसे ही निकालते हैं, m/y2 प्लस n/y1 बाई m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या होता है? हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी, और इसको एक पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? ए से बी, मतलब ए पी इज टू बी पी इक्वल टू m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ए से पी तक का जो डिस्टेंस होगा, और अगर हम उसको बी से पी तक का डिस्टेंस को डिवाइड करें तो हमें m/n का रेशियो मिल जाता है, सिंपल। तो
अगर हम कोऑर्डिनेट x, y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। खाली यहाँ प्लस के जगह यहाँ माइनस आ जाता है, ऊपर नीचे दोनों जगह। सिमिलरली y के साथ भी ऐसे ही होता है। अब फ्रेंड्स हम ट्राइंगल के कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज़ नथिंग बट हमारे पास मान लीजिए 3 ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अगर हम A से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC को बाइसेक्ट करे, इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि ये A से हम एक लाइन ड्रॉ किए जो कि BC को पॉइंट D पे आके कट किया, और मान लेते कि B से D तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू D से C तक का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन AD BC को बाइसेक्ट किया। सिमिलरली अगर हम B से AC पे एक ऐसा लाइन बनाएं और C से AB पे एक ऐसा लाइन बनाएं, तो ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे मिलेगा, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेगा, और इसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो जो सेंट्रॉइड है, मान लीजिए इसको हम G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड क्या करता है, ये जो मीडियन है, इस लाइन को AD हो या BE हो या CF हो, ये कोई भी लाइन हो, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जो कि अपोजिट साइड को ट्राइंगल का बाइसेक्ट करता है उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है, ये पॉइंट मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं कि AD का लेंथ हमारे पास क्या था, L था, ठीक है। और अगर ये पॉइंट G सेंट्रॉइड हुआ तो AG क्या हो जाएगा, 2/3L हो जाएगा। सिमिलरली DG क्या हो जाएगा, 1/3L। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, L का 2/3 पार्ट AG हो जाएगा, और सिमिलरली AD का 1/3 पार्ट GD हो जाएगा। अगर फिर हम इसका रेशियो निकालें तो 2:1 आता है। उसके बाद क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, मतलब A पॉइंट G पॉइंट B, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, प्लस BGC इस ट्राइंगल का एरिया, प्लस AGC इस ट्राइंगल का एरिया। ये तीनों का एरिया इक्वल होता है, और दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1/3 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ABC ट्राइंगल का 1/3 एरिया होता है। इस प्रॉपर्टी पे भी पिछले साल या पिछले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है JEE के अंदर। तो अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए स्पेसिफिक सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, तो कमेंट कीजिए, मैं वैसे भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ये जो हमें एक सेंट्रॉइड मिले, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर हमें पॉइंट A पता है x1, y1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर B दिया हुआ है x2, y2, और अगर C दिया हुआ है x3, y3, तो सेंट्रॉइड जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सिंपली मीन हो जाता है तीनों पॉइंट का। उसके बाद हमारे पास आता है इंसेंटर। तो इंसेंटर क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। मान लेते हैं कि A का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ है A, B वाले की सिमिलरली यहाँ का लेंथ है B AC का, और मान लेते हैं यहाँ तक ये लेंथ है AB = C है। ये हमें लेंथ पता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये हमें पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, जगह कम हो गया थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। B पॉइंट हो जाता है x2, y2, और C पॉइंट हो जाएगा x3, y3, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, पहले इन सेंटर का डेफिनेशन मानते हैं। मान लीजिए ऐसा ये सब कंडीशन है हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब इंसेंटर का कंडीशन, इंसेंटर होता क्या है। अगर हम पॉइंट A से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इसका मतलब क्या, ये कुछ एंगल A होगा। अब हम एक ऐसा लाइन कर दिए, ऐसा लाइन ड्रॉ किए जिससे कि ये वाला एंगल क्या हो जाए, A/2 हो जाए, ये भी एंगल क्या हो जाए, A/2 हो जाए। मतलब हमने एंगल A को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर हम B से भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें और C से भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल सब इक्वल हो जाए, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसेंटर, और इसको डिनोट करते हैं I से। तो सेंटर I का फॉर्मूला होता है I = A × x1। मतलब A क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, मतलब A का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ इंटू x1। अगर हम अगर हम इसका I का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और कोऑर्डिनेट का x पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये A × x1
सिमिलरली अगर हम पॉइंट बी लें तो पॉइंट बी का ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाला है, बी लेंथ है स्मॉल बी और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, बी x2 प्लस सिमिलरली सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ए बी सी तीनों क्या है, साइड्स है, ठीक है। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये होता है इन सेंटर का फॉर्मूला। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज ये ax1 प्लस bx2 जो अभी हम डिस्कस किए, ठीक है। और इन सेंटर का मतलब क्या होता है, देखिए पहला तो एक मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लीजिए। और अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाए इस ट्राइंगल के अंदर जो कि तीनों साइड को टच करेगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको भी क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। फिर से मैं समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जो कि तीनों साइड को तीनों साइड ट्राइंगल का टच करेगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोलते हैं। या फिर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को भी क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ बोला गया है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, ठीक है। अगर हम पॉइंट A से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए ये BC को D पे मीट करता है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि A से C तक का जो डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई BD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको खासकर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि मैंने पॉइंट A से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि BC को पॉइंट D पे जाके मीट किया, ठीक है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन AD, ये BC को इस तरह से डिवाइड करता है सच दैट AC डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू CD बाई DB। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो मैं लिखा हूँ AC बाई AB इक्वल टू CD बाई BD का रेशियो में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। ऐसे डिवाइड करता है कि जैसे कि यहाँ AC जो है AC, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं पहले देखिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं AC बाई CD इक्वल टू AB बाई BD, ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसको ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इसका मतलब क्या होता है, AC डिवाइडेड बाई CD इक्वल टू क्या हो जाता है, AB डिवाइडेड बाई BD। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये हर लाइन के साथ शो नहीं होता है। अगर ये लाइन AD एंगल बाइसेक्टर है तो ही ये प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब ये ऐसा डिवाइड करेगा BC को कि AC बाई AB इक्वल टू DC बाई BD हो जाएगा, मतलब वो अपना रिमेनिंग साइड का रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या होता है देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और हम क्या किए, ये BC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो कि इसको, मान लीजिए कि ये पॉइंट D है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो कि हमारे साइड BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड भी करता हो और परपेंडिकुलर भी हो। उसका मतलब क्या कि ये बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी रहे। सिमिलरली अगर हम तीनों साइड को इसी तरह से तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा, जिसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसका दूसरा डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। अगर हम हमारे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है और अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यानी इफ वी ड्रॉ अ सर्कल then the center of this and if when we draw a circle which touch all the three vertices of a triangle, then the center of this circle is circumcenter,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मीन अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि एक ट्राइंगल का तीनों साइड को टच करे तो वो हमारा क्या, और उसका उस सर्कल का सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। और सरकम सेंटर कैलकुलेशन के समय हम ज़्यादातर यही डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये ट्राइंगल का पॉइंट था ABC। सो हम लोग को बोल दिया जाएगा फाइंड दी, क्वेश्चन कैसा आता है देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन एज A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3। ऐसा करके क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है। तो हमें क्या करना रहता है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC करना रहता है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दीज आर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। मतलब हमें पता है ना सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, तो ये PA क्या है, एक तरह से सर्कल का रेडियस है। सिमिलरली PB क्या है, सर्कल का रेडियस, और PC भी क्या है, सर्कल का रेडियस है। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बस इक्वल करके डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमें सरकम सेंटर निकालना है, सिंपल एलिमिनेट करके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी सरकम सेंटर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सरकम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर। मगर सरकम सेंटर में एक पॉइंट छूट गया है कि वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक पॉइंट P हमारा सरकम सेंटर है इस ट्राइंगल का। ठीक है, सॉरी इसको हटा दीजिएगा। हाँ अच्छा, ये वाला देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट देख लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और मान लीजिए कि पॉइंट P हमारा सरकम सेंटर है। तो हम सरकम सेंटर को एक और तरीक़ा से फाइंड कर सकते हैं। हम पॉइंट B से, ठीक है, पॉइंट P से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं AC पे। सिमिलरली पॉइंट C पे AB पे, पॉइंट C से AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। दोनों लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, जो कि हम इसके आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट इज़ द सरकम सेंटर, एज सिंपल एज दैट। मगर ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करने वाले हैं। उसके पहले वाला एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, इसका जो हाइपोटेनस है, ये वाला साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसका मिड पॉइंट को ही सरकम सेंटर बोलेंगे। मतलब एक सर्कल बनाते हैं, इन तीनों, ऐसा सर्कल बनाते हैं जो कि तीनों पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है दैट इज़ दी सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा, पूरा कंप्लीट नोट्स होने के बाद एक साथ पूरे स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर इज़ नथिंग बट इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, ठीक है, और अगर मान लेते हैं नामकरण कर देते हैं इसका ABC। ठीक है, नामकरण कर दिए। सो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर इन AC, एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट C इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये तीन परपेंडिकुलर जहाँ हम इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज़ दी ऑर्थो सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ये बहुत लोग इसको याद नहीं रख पाते क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है कोऑर्डिनेट का, लेकिन फिर भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है एक ट्राइंगल का। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं कि ये साइड क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, साइड अपोजिट टू A। ठीक है, स्मॉल है, ठीक है, ये हो जाएगा B। ठीक है, ये लेंथ, और सिमिलरली ये लेंथ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़। उसके बाद अगर हमको कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट O का दैट इज़ ऑर्थो सेंटर का, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है देख लेते हैं। दैट इज़ नथिंग बट x1 tan A, ठीक है, प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C बाई tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C, कॉमा y1 tan A प्लस y2 tan B
प्लस y3 tan c बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है ऑर्थो सेंटर का। तो मैंने इसे यहाँ इंक्लूड शायद नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वैसे बता दिया। इससे आप चाहे तो इसे आप ज़रूर से नोट कीजिएगा, ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला को इसे ज़रूर से नोट कीजिएगा। तो हाँ, अब हम ऑर्थो सेंटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इस केस में ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो मान लेते कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ ABC, ठीक है। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, मैंने क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पॉइंट BC पे। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री यहीं बन रहा है, मतलब पॉइंट B हुआ। अगर हम पॉइंट C से ड्रॉ करें तो 90 डिग्री यहीं बन रहा है। अगर हम पॉइंट B से भी ड्रॉ करें इस पर, तो एक्चुअली ऑल्टरनेटिवली हमारा पॉइंट B पे ही आने वाला है, मीट करेगा ऑल्टीट्यूड। तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस ट्राइंगल ABC का, दैट इज़ द पॉइंट B, एज सिंपल एज दैट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा तो जो पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म होगा वही पॉइंट हमारा ऑल्टीट्यूड होगा। इसे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म। तो उसके बाद चर्चा करते हैं थोड़े एक्स सेंटर के बारे में, ठीक है। इस पर उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक क्वेश्चन शायद जेई में आया हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैं एक बार देख के क्वेश्चन का जो सीरीज़ लाऊंगा उसमें जेई के प्रीवियस ईयर करवाऊंगा एक्स सेंटर वो सब के बारे में। तो देखते हैं एक्स सेंटर होता क्या है। एक्स सेंटर इज़ नथिंग बट, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल, दूसरा पेज ले लेते हैं। तो एक्स सेंटर क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हम इन सेंटर पढ़े थे। इन सेंटर में क्या होता था कि अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाए जो कि इस ट्राइंगल का तीनों साइड को टच करे तो उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। या दूसरा डेफिनेशन क्या था इसका कि अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ठीक है, अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट BC पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एंगल A को इक्वली बाइसेक्ट कर दे। सिमिलरली पॉइंट B से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और पॉइंट C से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो जहाँ ये मीट करेगा दैट इज़ द इन सेंटर। तो एक्स सेंटर क्या होता है देखते हैं। अगर मैं पॉइंट A से एक पॉइंट जो लाइन AB है अगर मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ, सिमिलरली मैंने क्या किया, लाइन AC को भी एक्सटेंड कर दिया और लाइन BC हमारा वैसे ही है, तो हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि इस तीनों लाइन को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्स सेंटर। एक ट्राइंगल में कितने एक्स सेंटर होते हैं, 3 एक्स सेंटर होते हैं। कैसे देखते हैं, सिमिलरली इस साइड के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। तो इन तीनों साइड को जो सर्कल टच करेगा, ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज़ एक्स सेंटर। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए भी वैसे ही कुछ होता है। डायग्राम अच्छा नहीं है मगर प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम से मतलब उतना नहीं होना चाहिए एज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि आपसे डायग्राम तो एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये भी एक सर्कल होगा जिसका ये सेंटर होगा एंड दिस इज़ ऑल्सो दी एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में मैक्सिमम टाइम डिस्कस करते हैं, बट यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो अगर हम तीनों एक्स सेंटर को ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये पॉइंट एक्चुअली ये वाला पॉइंट C से पास करता है। डायग्राम अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइए कि ये पॉइंट ये। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, मान लीजिए ये 3 एक्स सेंटर है, तो I1 I2 को बाइसेक्ट कौन करेगा, पॉइंट C बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली I2 I3 को बाइसेक्ट कौन करेगा, पॉइंट A बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली I1 I3 को बाइसेक्ट कौन करेगा, पॉइंट B बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बारे में एक्स सेंटर के बारे में और भी पढ़ेंगे, और जितने भी ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में, उसमें हमें ट्राइंगल के एरिया 10-10 तरीक़ा से भी फाइंड करना सिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। कैसे एक ट्राइंगल के एरिया को हम कितने वेज में अलग अलग साइन कोसाइन रूल लगा के फिर जाके बहुत अलग अलग चीज़ उसमें भी पढ़ना है, तो ये सब उधर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ थोड़े स्ट्रेच दे के पढ़ते हैं तो वहाँ आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। एक्स सेंटर में इतना ही था। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़, अगर
ये पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ इतना मिक्स कर करके किया जाता है कि बहुत जन समझ ही नहीं पाते। इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें इस कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, या मैं बोले इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। पहले क्या बोलते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर और ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर हर ट्राइंगल में कोलिनियर होता है, मतलब एक ही लाइन में होगा। ठीक है, एंड द सेंट्रॉयड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉयड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का लाइन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर है और ये हमारे पास हो गया सर्कम सेंटर। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। लेट हमारे पास ये सेंट्रॉयड है जी, तो सेंट्रॉयड करेगा लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या, अगर इसका लेंथ मान लीजिए हमारे पास था 3, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या सिमिलरली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये पूरा लेंथ हमारे पास L, ठीक है, तो यहाँ से G तक का लेंथ क्या हो जाएगा, O से G तक का लेंथ हो जाएगा आपके पास 2L/3। सिमिलरली G से C तक का लेंथ हो जाएगा L/3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आर डी शर्मा सब्जेक्टिव ज़रूर से लगाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है वो। या आप फिर डायरेक्ट आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से भी शुरू कर सकते हैं, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ हम एक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल और हम क्लास 10th में भी एक मेथड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ हेरेंस फार्मूला। ठीक है, उससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। प्लस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मीन ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करके बहुत बार निकालेंगे। प्रोजेक्शन फार्मूला, कोसाइन, साइन फार्मूला, वो सब यूज़ करके भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे पहुँचेंगे देखेंगे। बट यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मान लें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। ठीक है, इसका दिया हुआ है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x3, y3। ठीक है, इस ट्राइंगल का मेरे को एरिया चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, जो पॉइंट दिया पॉइंट A का x1, y1 3 × 3 का डिटर्मिनेंट रहता है। तो यहाँ पर ही क्या करना है, सिंपली 1 बैठा देना है। यहाँ क्या हो जाएगा x2, y2 1 और यहाँ क्या हो जाएगा x3, y3 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये क्या होता है 1/2 हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है। इसका एप्लीकेशन आता है कोलिनियरिटी में। अगर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या, कोई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हुआ। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर ये हमारा ABC 3 पॉइंट है, ठीक है, और ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए था, पॉइंट जो B है ये वाला पॉइंट, इसको इस लाइन से मतलब ये लाइन पे नहीं होना चाहिए था, या तो ये यहाँ कहीं भी और होना चाहिए था। बट अगर ये लाइन पे तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, इसका एरिया 0 है। अगर ये पॉइंट B कहीं यहाँ रहता तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका साइड है L। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू नथिंग बट √3 × L² 4। या इसको हम एक और फार्मूला से डिनोट करते हैं। अभी के लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा, या इक्विलेटरल या इस फार्मूला का यूज़ करके कोई भी ट्राइंगल, जैसा भी ट्राइंगल हो, इसका फार्मूला का यूज़ करके आप कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, गिवन दैट अगर इसका